जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। रात को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में करवटें बदल कर थक गई तो उठाकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। अचानक मेरी दृष्टि मैसेज रिक्वेस्ट पर चली गई। किस अनजान का है देखने के लिए मैंने क्लिक किया। लिखा था, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप पाकी त्रिपाठी है ना। आपकी प्रोफाइल फोटो देखकर कुछ कुछ चेहरा पहचान में आ रहा है। वही जो 40 साल पहले मुंबई में रहती थी। आपकी बहन का नाम गीता था और भाई का नाम गौतम। मैं श्याम गुप्ता हूँ, आपके पिताजी के मित्र का बेटा। यदि आपको याद हो तो मैं एक बार अपने माता पिता के साथ आपके घर आया था और हम साथ साथ मुंबई में घूमने गए थे। मेरी प्रार्थना है यदि आप मुझे पहचान गई हैं तो जवाब अवश्य दीजिएगा। अरे यह तो श्याम है। मेरी हल्की सी चीख निकल गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आकार ऐसा लगा जैसे मैं चोरी करते पकड़ी गई। देखा, पति गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे नाम के साथ मेरा सरनेम विवाह के बाद बदलकर मिश्रा लिखा था। उसके बाद भी वह मुझे पहचान गया था। उसके नाम पर मेरी दृष्टि जम सी गई। जवाब देने के लिए जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करने लगी, मन के अंदर से आवाज़ आई, सोच लो पहले, क्या ठीक रहेगा। उसका नाम देखकर तो तुम्हें इतना अपराध बोध हो रहा है। उससे संपर्क रखने के बाद क्या होगा। तुम्हारी सुखी गृहस्थी है, वह भी शायद इसी स्थिति से गुजर रहा होगा। कोई फायदा नहीं है दोबारा अतीत की गहराइयों में गोते लगाने से। विवाह के बाद यह रिश्ता, मानसिक उलझन को क्यों न्योता देना। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। आरंभ से ही मैं दिल और दिमाग के मामले में बहुत संतुलित रही हूँ। मैंने अपनी उंगली क्लिक पर से हटा ली, लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई। तुम्हें इतना लंबा चौड़ा परिचय देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई श्याम। समय की मोटी चादर के ऊपर धूल की इतनी परतें जम जाने के बाद भी तुम्हारा नाम ही काफ़ी है मुझे तुम्हारी याद दिलाने के लिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हें मेरे प्यार पर कभी विश्वास ही नहीं रहा। तो क्या यह टेलीपैथी थी जो रात को 2 बजे उठकर मैं अकाड़ ही लैपटॉप खोलकर बैठ गई। मैं मन ही मन बुदबुदाई। शायद पहले तो नींद भी नहीं आ जाता थी, लेकिन अब तो उसके स्थान पर खुली आंखों के सामने 40 साल पहले के दृश्य एक एक करके घने बादलों में बिजली की तरह चमकने लगे। 17 साल की रही होंगी मैं तब। मेरे पिताजी के एक मित्र भोपाल से अपने परिवार सहित मुंबई में मेरे घर अपने बेटे श्याम का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने आए थे। उनके 3 बच्चों में 2 बेटियां और थीं। जब तक हॉस्टल में जगह नहीं मिली वह हमारे घर में ही रहा। उसके बाद भी जिस दिन भी छुट्टी होती वह हमारे घर आ जाता। वह पहली बार मुंबई आया था, इसलिए मैं, मेरी छोटी बहन और भाई रोज़ ही कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते। हम सबका साथ उसे बहुत अच्छा लगता। हमें भी उसके आने से घूमना बहाना मिल गया। श्याम बहुत कम बोलता था, लेकिन कभी कभी खामोशी भी जुबान से अधिक बोल देती है। उसने कब मुझे अपनी आंखों से ही मुँह प्रेम निवेदन कर दिया पता भी नहीं चला, और मैंने भी मौन स्वीकृत देने में देर नहीं की, क्योंकि उसका कम बोलना ही मुझे उसकी ओर बहुत आकर्षित करता था। वैसे भी पहले प्यार की अनुभूति, वह भी अल्हड़ उम्र में, होती है जब दोनों मिलकर न तो भविष्य के लिए सपने देखते हैं, न कोई योजना बनाते हैं, न ही किसी बात की चिंता करते हैं, न कोई कस्में होती हैं, न कोई वादे किए जाते हैं। बस जरा सा कोई भरपूर नज़रों से देख ले या तारीफ कर दे तो चेहरा एक अलग से ही आवाज़ से चमकने लगता है। दर्पण के सामने से हटने का मन ही नहीं करता। उसी के साथ हर समय रहने का मन करता है। उसकी छोटी छोटी बातें अर्थपूर्ण लगने लगती हैं और प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ अपने में ही सिमट कर रहने का मन करता है। सारी दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है। आज के विपरीत वह ज़माना ही ऐसा था कि दिल की बातों को शब्दों का जमा पहनाने में इतना समय लग जाता था कि परिस्थितियाँ बदल जाती थी और प्रेम अभिव्यक्ति से पहले ही दम तोड़ देता। यही मेरे और श्याम के साथ हुआ। उसके पिता की अकस्मात मृत्यु का समाचार मिलते ही वह भोपाल चला गया और फिर उसके बाद कभी नहीं लौटा। उस जमाने में संपर्क करना इतना आसान नहीं था। पत्रों का ही सहारा था। 4-5 पत्र मैंने लिखे, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उससे संपर्क टूटने का मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करती, समय के साथ साथ समझौता करना पड़ा। चोरी चोरी छुप छुप कर आंसू बहाती रहती। माँ ने उदास देखकर टोका भी तो बनावटी मुस्कुराहट से जवाब देती, कुछ नहीं माँ। समय बीतता गया। श्याम की यादों पर धूल की परतें चढ़ने लगी। धीरे धीरे बारिश के पानी ने उनको धो पोंछ भी दिया। मेरा विवाह हो गया और 2 बच्चे भी हो गए। अपनी गृहस्थी की उलझनों में व्यस्त रहने के कारण उसका नाम कहीं सुनती तो उसका धुंधला सा चेहरा आंखों के सामने आ जाता। इससे अधिक और कुछ नहीं। और आज है उसका फेसबुक पर अप्रत्याशित संदेश। उसने तो मेरे पूरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया।
पूरे बदन में जैसे बिजली सी कौंध गई। इसी को तो पहले प्यार की अनुभूति कहते हैं, जो उम्र के इस पड़ाव में भी बदलती नहीं। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह के 5 बजे मैंने अपने विचारों पर झटके से विराम लगाया और उठकर मुंह हाथ धोकर सुबह टहलने के लिए निकल गई। लौटकर थकान और रात भर ना सोने के कारण सोफे पर ही अधलेटी होकर गहरी निंद्रा की गोद में समा गई और तब जागी जब पति ने आकर उठाया और कहा, यहाँ कैसे सो गई, उठो 9 बज गए हैं। मैं हड़बड़ा कर उठी और रात की घटना याद करके ऐसा लगा जैसे कोई सपना देखा हो। श्याम के संदेश ने मेरे मन में हलचल तो मचा दी थी, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग रहकर उसके संदेश का उत्तर नहीं दिया। यह क्या, 4 दिन बाद ही फिर वही संदेश। इस बार मेरा मन डोल गया और मैंने अपने मन को समझाया, बात करने में हर्ज ही क्या है, देखूं तो सही क्या कहना चाहता है। इतने सालों बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया और जवाब में थोड़ी बनावटी रोष दिखाते हुए लिखा, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं पाखी त्रिपाठी ही हूँ। इतने सालों बाद तुम्हें मेरी कैसे याद आई। याद तो उसकी आती है जिसे भूला गया हो, लेकिन मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। पिताजी के देहांत के बाद पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। माँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बहनें बहुत छोटी थी। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। जीवन को नए सिरे से जीना था। पिताजी के रिक्त स्थान पर मुझे मेरी योग्यता अनुसार नौकरी तो मिल गई, लेकिन वेतन इतना कम मिलता था कि घर खर्च चलाना बहुत कठिन था। उस समय इतनी उलझनों के बीच तुम्हारे पत्रों की भाषा समझने वाला कोमल दिल पाषाण की तरह कठोर हो गया था। सब कुछ बेमानी लगने लगा। ओह, इतनी तकलीफें झेली तुमने, मुझे बताते तो। मैंने उदास मन से उत्तर दिया तो उसने बीच में ही बात काट कर लिखा, क्या फ़ायदा होता, तुम्हें भी दुख ही पहुंचता। जब पूरा भविष्य अंधकार में लग रहा था तब अपनी खुशी के बारे में तो सोचा भी नहीं सकता। लेकिन 2 साल बाद मैं ऑफिस के काम से मुंबई गया तो तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन जब तक तुम लोग वहाँ से जा चुके थे उसके बाद कैसे संपर्क करता तुमसे। काश उस जमाने में भी मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। और तुम कैसी हो। ठीक हूँ, फिर बात करते हैं। मेरा मन अजीब सी उदासी से घिर गया था, इसीलिए मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया और ऑफलाइन हो गई। मन बहुत उदास हो गया था, आंखों में आंसू छलछला आए। सोचने लगी, तकदीर भी क्या रंग दिखाती है, कोई भी घटना अकारण नहीं घटती। श्याम मेरी फ्रेंड लिस्ट में स्थान ले चुका था। 3-4 बार की चैटिंग से ही हमने एक दूसरे के परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। उसकी 2 बेटियां ही थीं। पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा स्थान उसके जीवन में रिक्त ही था। यही मेरे स्थान पर हुआ। पति के नीरस स्वभाव के कारण दिल का कोना खाली ही रहा। एक दिन उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा। पहले तो मैंने कई बार टाला, लेकिन उसके बार-बार आग्रह से और पुराने ज़माने के विपरीत आधुनिक पुरुष स्त्री के बीच दोस्ती के संबंध वाली सोच ने मुझे दुस्साहसी बनने पर मजबूर कर दिया। इतने वर्षों बाद जब उसकी आवाज़ मैंने फ़ोन पर सुनी तो लगा कि वो प्रेम निवेदन मुखरित हो गया था। उसने पहली बार अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाया। मैं निःशब्द होकर उसकी बातें सुनती रही। उसने मुंबई में मेरे साथ रहते हुए क्या-क्या अनुभव किया, सब बताया। फिर मैंने भी उसके प्रति अपनी चाहत का इजहार किया। समय के अंतराल में अल्हड़ प्रेम की नदी ने परिपक्व दोस्ती के समुद्र का रूप ले लिया, जिसमें ठहराव था, गहराई थी। इसका पूरा श्रेय श्याम को जाता है। उसने मेरे पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था। उम्र के इस पड़ाव में जब मैं वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों को बोझ ढोते-ढोते थक गई थी, शरीर में शिथिलता आने के कारण जीवन खालीपन और निरस्ता से व्यास हो गया था। वह श्याम की बातों से सरसता, नई ऊर्जा और उमंग से सरोवर हो गया था। जब कभी वह कहता, बाकी तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, या मेरी फोटो देखकर कहता, आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लगती हो, तो मुझे अपने पर गर्व होने लगता। यह सोचकर कि आज भी मैं किसी की यादों में बसी हूँ, मुझे अपना पूरा अस्तित्व ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण लगने लगता। हम दोनों ने ही एक दूसरे को देखने की स्वाभाविक इच्छा प्रकट की, तो मेरे कुछ कहने पर पहले ही उसने कहा, मैं कभी इंदौर किसी काम से आया हूँ तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मेरे 1-2 दूर के रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, जहाँ चाहा वहाँ राह वाली कहावत चरितार्थ करते हुए वह वक्त भी आ गया जब किसी विवाह समारोह में उन्हें का निमंत्रण मिलने का वह इंदौर आया। वो समय निकाल कर मेरे घर भी अपनी पत्नी के साथ आया। मेरे पति घर में ही थे। 2 घंटे हमने एक साथ बिताए। हमारे लिए कितना कठिन था एक दूसरे के सामने औपचारिकता का नाटक करना। मैंने देखा, बाहरी आवरण में तो उसमें बहुत परिवर्तन आ गया था, लेकिन उसकी बोलती आंखें जैसे अभी भी 40 साल पहले की तरह मुंह पर प्रेम निवेदन कर रही थी। दोनों के हाव भाव से लगा ही नहीं कि हम साल भर से लगातार संपर्क में हैं।
और हमारे मन के अंदर कितनी हलचल मची हुई है। अभी तक तो सुना था कि जब दो लोग एक दूसरे से शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उन्हें मिलाने में जुट जाती है, लेकिन अब यह अनुभव कर रही थी। पर विवाह क्या लाभ ऐसे मिलने का? परिस्थितियां बदल गई हैं। विवाह के बाद ऐसे रिश्ते अनैतिक माने जाते हैं, लेकिन विवाह तो एक समझौता होता है, प्यार का एहसास। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।